हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई प्रकार की सीरीज जिसमें हम सीटेट में जितनी भी पेडागोजी आती है, आपकी जितना भी आपका बाल विकास आता है उसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्लास रहेगी जिसमें हम एक टाइप की थ्योरी डिस्कस करेंगे। और इस थ्योरी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज एक अगल से चल रही है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस सीरीज को देख लीजिएगा। इस सीरीज में हम डिटेल में पेडागोजी डिस्कस करेंगे। और जो एक और सीरीज चल रही है सीटेट सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन के नेम से, उसमें हम ओनली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये दोनों प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी थ्योरी भी अच्छी हो जाएगी और साथ के साथ आप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इन दोनों को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट छूटेगा। मैं जो पॉइंट आपको बताता जाऊंगा एग्जैक्ट वहीं से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। डिस्कशन पूरा आपका बाइलिंगुअल रहेगा, तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि हिंदी के इंग्लिश। इसका जो भी आपका पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट कर देते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। सबसे पहले हम बाल विकास के बारे में बात कर रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बाल विकास या विकास कहाँ से शुरू होता है। तो विकास आपका प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है और किशोर अवस्था तक जाता है। किशोर अवस्था तक जो जाएगा वो रहेगा आपका ओनली चाइल्ड डेवलपमेंट। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वह प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, यानी गर्भ से शुरू होता है और आपकी कब्र तक चलता है। तो इन दोनों में अंतर को ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि बाल विकास कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो बाल विकास हमारा प्रसव पूर्व अवस्था से किशोर अवस्था तक चलेगा। और हमसे पूछे सिर्फ कि आप ये बताइए कि विकास कहाँ से कहाँ तक होता है, किसी भी व्यक्ति का विकास या व्यक्ति का डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इससे आपको याद रखना है वह चलता है आपका गर्भ से कब्र तक। ठीक, तो बाल विकास प्रसव पूर्व अवस्था से किशोर अवस्था तक मन एवं व्यवहार में परिवर्तन को दर्शाता है। मन मतलब कि हमारा संज्ञान और व्यवहार मतलब कि आपका बिहेवियर, इसमें परिवर्तन को दर्शाता है आपका बाल विकास। बाल विकास में हमारे भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, मानसिक परिवर्तन मेंटल चेंज और सामवेगिक परिवर्तन यानी इमोशनल चेंज शामिल है। तीन प्रकार के प्रमुख परिवर्तन होते हैं जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है। एक तो हम फिजिकल रूप से बदल रहे होते हैं, मेंटली रूप से डेवलप हो रहे होते हैं, तर्क करने की क्षमता, चिंतन की क्षमता विकसित हो रही होती है, और फिर हम इमोशनली डेवलप हो रहे होते हैं, यानी कि हमारे इमोशंस को कहाँ पर किस तरह से एक्सप्रेस करना है उसकी क्षमता हमारे अंदर विकसित हो रही होती है। पेस्टोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का विवरण प्रस्तुत किया था, तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है वो फर्स्ट पॉइंट से ही बनकर आएगा कि बाल विकास कहाँ से शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से किशोर अवस्था तक। और अगर व्यक्ति का विकास पूछे तो प्रसव पूर्व अवस्था से मृत्यु तक, यानी कि गर्भ से कब्र तक। आगे बढ़ेंगे हम विकास के क्षेत्र के बारे में। तो विकास के जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट्स के, वो मेन 4 डोमेन्स हैं। 4 डोमेन्स में कौन कौन से? एक तो आपका शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, और संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ये 4 विकास के मुख्य क्षेत्र होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास की बात करें, इसमें शरीर का आकार, माप, शारीरिक परिपक्वता और गति कौशल आ जाता है। मानसिक विकास में विचार करने यानी कि थिंकिंग, तर्क करने, लॉजिक लगाना, योजना बनाने यानी प्लानिंग, निर्णय लेने डिसीजन मेकिंग, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता का विकास होता है। सामाजिक विकास में हमारा परिवार, मित्र, इन दोनों के साथ हमारा व्यवहार, समाज में अनुकूलन करने की क्षमता, यानी कि आप समाज में कितने अच्छी तरीके से एडॉप्ट कर पा रहे हो, तो वह आपका सामाजिक विकास कहलाता है। संवेगात्मक विकास में विभिन्न परिस्थितियों में संवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता संवेगात्मक विकास होता है। ठीक, मेन क्वेश्चन तो विकास के क्षेत्र से यही बनता है कि विकास का कौन सा डोमेन है या कौन सा डोमेन नहीं है। तो हमें ये चारों डोमेन याद रखना है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। ये 4 विकास के मुख्य डोमेन है। कभी कभी वो आध्यात्मिक विकास भी लिख देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास आपका इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, वो एक अलग बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर बच्चे का आप कह सकते हैं कि शारीरिक विकास हो रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं सामाजिक विकास हो रहा है, यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है,
और यहाँ पर उस वह मेंटली डेवलप हो रहा है, यानी मानसिक रूप से विकसित यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से 4 डोमेन में मेन व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। आगे हम बात करेंगे ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या है? देखिए, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि वृद्धि विकास का ही समानार्थी है, तो हमें उस ऑप्शन को रॉन्ग करना है कि विकास और वृद्धि एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब पढ़ लेते हैं किस तरह से अलग है। वृद्धि जो होती है व्यक्ति की ऊंचाई, वजन, शारीरिक अंगों यानी बॉडी ऑर्गन्स एवं शारीरिक संरचना बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। यह एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है और स्वतः होती है, ऑटोमेटिक होती है। जैसे मुझे बड़ा होने के लिए किसी तरह का एफर्ट नहीं करना होगा। खाना खाना होगा तो जीवित रहने के लिए सभी खाना खाते हैं, बस वही काम करना है, बाकी मुझे और कुछ नहीं करना है। तो ये आपकी ऑटोमेटिक ही चलती है। शारीरिक परिपक्वता तक आकर वृद्धि हमारी रुक जाती है, स्टॉप्स अनटिल इट कम्स टू फिजिकल मैच्योरिटी। जब आप फिजिकल रूप से मैच्योर हो जाते हो तो फिर आपका शारीरिक विकास एक जगह पे आकर रुक जाता है। तो वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, वृद्धि एक टाइम तक चलती है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट जीवन पर्यंत होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। ठीक, एक और बात याद रखिएगा, वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वह मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन मतलब कि जिन्हें हम माप तोल सकते हैं। ऊंचाई को हम माप सकते हैं, वजन को तोल सकते हैं, शारीरिक अंगों को भी हम ऐसे शो कर सकते हैं कि किस तरह से इनमें ग्रोथ हो रही है। ठीक, वृद्धि के बाद अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो है वह है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें आपकी ग्रोथ आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है एंड लर्निंग, ये तीनों चीज इसमें आ जाती हैं। ग्रोथ, मैच्योरिटी, लर्निंग, तीनों की तीनों ही हमारे विकास में इंक्लूड होती हैं। अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ से एज इट इज स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि अल्पकालिक बीमारी से होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास है या फिर नहीं है, तो ये विकास नहीं है। टेम्परल चेंज ड्यू टू शॉर्ट टर्म इलनेस डू नॉट फॉल अंडर द डेवलपमेंट। तो मेन चीज तो आपको ये याद रखना है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ग्रोथ जो है वो विकास के यानी कि डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाती है। ठीक, अब आते हैं हम परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी क्या है? परिपक्वता मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। देखिए, आप शारीरिक रूप से कितने परिपक्व हो गए या मानसिक रूप से कितने परिपक्व हो गए, ये काफी हद तक डिपेंड करता है आपके आनुवंशिक गुण पर। ठीक है, क्योंकि हमारे माता पिता यदि फिजिकल रूप से अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है या फिर उनकी बॉडी शेप अच्छा है, तो काफी चांसेस है कि हमारा भी बॉडी शेप उसी तरह का रहने वाला है। तो जो मेच्योरिटी है वो ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड होती है हमारे हेरिडिटी से। यह उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानता उन आनुवंशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी वृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। देखिए, जो हेरिडिटी है जो परिपक्वता है उसमें एक निर्धारित क्रम होगा। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें कि हमारी बॉडी किस तरह से मैच्योर हुई है, तो इसका एक क्रम है कि यार पहले हमारे हाथ पैर पहले इतने मैच्योर होते हैं कि हम चलना सीखते हैं, फिर हम दौड़ना सीखते हैं, फिर हम कूदना सीखते हैं। तो धीरे धीरे हमारे पैर जो है वो मैच्योर होते जाते हैं। अगर हम इमोशंस की बात करें तो पहले हमें इमोशंस जो हैं ओपनली एक्सप्रेस कर देते हैं, फिर हम समय के साथ कहाँ पर किस तरह से इन्हें एक्सप्रेस करना है वो हम सीख जाते हैं। तो ये एक निर्धारित क्रम हो गया। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा किसके द्वारा सुनिश्चित होंगे? हमारी हेरिडिटी जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिली हुई हैं, ठीक, उसके द्वारा ये डिसाइडेड होंगे कि किस तरह से हम मैच्योर होने वाले हैं, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से चलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर, ये हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में रखा हुआ है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बात करूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्वेश्चन कहाँ से बनकर आएगा, तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन 4 पॉइंट्स में से ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनकर आ जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है वह विकास का ही हिस्सा है। विकास में जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। वृद्धि एक सतत प्रक्रिया नहीं है, एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। विकास एक सतत और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, अर्थात मांसपेशियां और शरीर का विकास। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। इसमें शरीर के विकास के साथ साथ कार्य प्रणाली में भी सुधार होता है। यानी हमारी बॉडी ग्रो तो करती है, लेकिन ग्रो करते टाइम
कौन सा अंग किस तरह से काम कर सकता है उसका भी इसमें वो भी विकास के अंदर आता है। जैसे हमारे हाथ बड़े तो हो गए हैं, लेकिन हम हाथ का किस तरह से यूज कर सकते हैं। हथेली का यूज किन चीज़ों को पकड़ने में करेंगे, उंगलियों का यूज किन चीज़ों को पकड़ने में करेंगे। इस तरह से वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। तो ये मेन पॉइंट हो गए, मेन डिफरेंस हो गया आपका वृद्धि और विकास में। इंग्लिश में और देख लेता हूँ। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, and development it includes all the changes that happen throughout life. This is not continuous process नहीं है। development is a continuous process. Growth involves only quantitative change, that is development of muscles and body, यानी कि body and muscles का development आपका growth के अंदर आ जाएगा। development involves both qualitative and quantitative change. This includes development of the body as well as the इम्प्रूवमेंट ऑफ फंक्शनिंग। बॉडी का डेवलपमेंट साथ के साथ इनके फंक्शन, इसकी फंक्शनिंग जो है वो भी आपका डेवलपमेंट में आ जाता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब हम बात करें विकास की प्रवृत्ति की, यानी कि नेचर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का नेचर किस तरह का होगा। सबसे पहली बात, ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जाओगे तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। पहला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल चुका है और आएगा आगे भी, कि विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है, यानी हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरह से विकास होता है। विकास लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। किसी की बॉडी का विकास सही तरीके से ना हो रहा हो तो उसे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट देकर, थेरेपी देकर, मालिश वगैरह करके उसका विकास अच्छे तरीके से किया जा सकता है। किसी का संज्ञानात्मक विकास सही तरीके से नहीं हो रहा हो तो सही डायरेक्शन देके उसको बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है। विकास परिस्थिति पर आधारित होता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। किस परिस्थिति में बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा रह रहा है, वह काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति का विकास किस तरह का होना है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का साझा परिणाम है। जो डेवलपमेंट है वह प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। किसने बोला है? वुडवर्थ ने बोला है। इस बात को याद रखिएगा। विकास और वृद्धि दोनों ही अंतर संबंधित है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ये बात ठीक है कि वृद्धि एंड विकास इंटर रिलेटेड है, लेकिन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये बात गलत है। आगे हम बात करें विकास के पहलू के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा, जो हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं, उन्हीं के अंदर 4 प्रकार के डोमेन आते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास के बारे में, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इसमें बॉडी साइज, शारीरिक परिपक्व शरीर का आकार आ जाएगा, माप, शारीरिक परिपक्वता और गति कौशल, बॉडी साइज, मेजरमेंट्स, फिजिकल मैच्योरिटी एंड मोटर स्किल्स आ जाती हैं। लेकिन ये जो मोटर स्किल्स है, मोटर स्किल्स होती हैं 2 प्रकार की। जो मोटर डेवलपमेंट है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है सूक्ष्म स्थूल गतिक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल। जो स्थूल गतिक कौशल है इसमें बड़ी मांसपेशी का उपयोग होता है, दौड़ना कूदना इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर जब बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो बड़ी मांसपेशी का यूज हो रहा है। यहाँ पर बच्चा ये शायद इसको बेसबॉल बोलते हैं, ये खेल रहा था, यहाँ पर भी बड़ी मांसपेशी का यूज हो रहा है। सूक्ष्म गतिक कौशल जिसमें छोटी मांसपेशी का यूज होता है, लिखना, पेंटिंग, ड्राइंग करना इसके अंदर आ जाएगा। जैसे कि ये बच्चा कुछ लिख रहा है तो इसकी फिंगर्स की मसल्स का यूज हो रहा है जो कि छोटी मांसपेशी है, इसे फाइन मोटर स्किल के अंदर रखेंगे। और यहाँ पर ये बच्चा सीजर से कुछ कट कर रहा है, कुछ काट रहा है, तो यहाँ पर भी उसकी जो फिंगर्स है उन्हीं का यूज होगा, यानी कि फाइन मोटर स्किल रहेगा। छोटी मांसपेशी लिटिल मसल्स का यूज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, स्मॉल मसल का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये मेन अंतर है ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल में, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर विचार करने, तर्क करने, योजना बनाने, निर्णय लेने और समस्या समाधान करने की क्षमता आ जाती है।
तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास के अंदर आ गया। ये सब बोला जाता है कि लेफ्ट एंड राइट दो हेमिस्फीयर होते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ एक बात और बोल दिया जाता है कि जो लेफ्ट ब्रेन जिनका ज़्यादा एक्टिव है वह लॉजिक्स अच्छे से कर सकते हैं, चीज़ों को एनालिसिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होती है, ठीक है। और जिनका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है वे थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, उन्हें म्यूजिक आर्ट ये सब कुछ पसंद होता है, और क्यूरियसिटी ठीक होती है उनकी, मतलब ज़्यादा ही उत्सुक होते हैं चीज़ों को जानने के लिए, जिज्ञासा बहुत होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो इतना नहीं आएगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, तो ये आपको याद रखना है। बाकी क्वेश्चन बनेगा तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहीं से बनकर आ जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पे है, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन में नहीं है, ये थर्ड पॉइंट एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, क्वेश्चन डिस्कस कराते कराते वो याद आते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए, थर्ड पॉइंट है सांवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर मेन चीज यही आती है कि आप आइडेंटिफाई कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं इमोशंस को, एक्सप्रेस कितने बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं, और उन्हें कंट्रोल किस तरीके से कर पा रहा है, कि हमें कहाँ पर किस तरह का इमोशंस रखना है। जैसे ये हमारा नेचुरल होता है, ये काम है, रिसेंटफुल है, प्लेफुल है, फ्राइटेंड है, तो इतने सारे इमोशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मेन इमोशंस को पहचानना, फिर उनको सही तरीके से एक्सप्रेस करना और उनको कंट्रोल करना। अगर आपके अंदर ये सब की क्षमता है यानी कि आपका सांवेगिक विकास अच्छा है। आप जगह देखकर नाराज होते हो, जैसे अगर आपको कभी गुस्सा भी आता है तो पहले आप देख लेते हो कि हमें कहाँ गुस्सा होना है, वहीं पर आप गुस्सा करते तो फिर आपका तो आप ये कह सकते हैं आप इमोशनली डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट आपका अच्छी तरीके से हुआ है। अगर आप जहाँ पर खुश होना होता है, जहाँ पर हंसी मजाक करना होता है वहाँ पर हंसी मजाक करते हो, जहाँ पर नेचुरल लेना होता है वहाँ पर नेचुरल रहते हो, जहाँ पर आपको काम रहना होता है वहाँ पर आप काम रहते हो, जहाँ पर हंसना होता है वहाँ पर हंस रहे होते हो, तो आप यानी कि इमोशनली रूप से स्टेबल पर्सन हो। ठीक, आपने इसको अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया है। फिर आता है फोर्थ पर हमारा भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये मेन डोमेन के अंदर नहीं आता लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। भाषा का विकास, भाषाई क्षमता सीखना, विभिन्न संदर्भ में भाषा का उचित प्रयोग करना, भाषा विकास के अंदर आ जाएगा। लर्निंग लिंग्विस्टिक एबिलिटी, प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कहाँ पर किस तरह की भाषा का यूज करना है। हम देखते हैं जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है वह सामान्य बात को भी इतने बेहतर तरीके से बोलते हैं कि भाई हमें बहुत इफेक्टिव दिखती है। फिर आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक रीति रिवाजों, मानदंडों, उपेक्षाओं के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट टू सोशल कस्टम्स एंड नॉर्म्स। समाज में जो रीति रिवाज चले हुए आ रहे हैं, समाज जो हमसे उपेक्षा रखता है, जो अपेक्षा समाज हमसे करता है, उन अपेक्षाओं पर खरे उतरना सामाजिक विकास के अंदर आ जाएगा। ठीक, उनके अनुसार चलना सामाजिक विकास के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में जो गलत हो रहा है उसे भी हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, उसके विरुद्ध आवाज उठाना बिल्कुल सही बात है, लेकिन समाज में जो अच्छाइयाँ हैं उनको एक्सेप्ट करो। आपका बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए कि समाज आपको एक सदस्य के रूप में स्वीकार करें, आपके व्यवहार को समाज स्वीकार करें। ठीक, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं सामाजिक विकास के अंदर। पहला तो यह है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के सदस्यों के साथ समायोजित करने की क्षमता होना चाहिए। दूसरों में रुचि लेने की क्षमता, एबिलिटी टू बी इंटरेस्टेड इन अदर्स, मित्र बनाने की योग्यता और सामाजिक स्वीकृति यानी कि सोशल एक्सेप्टेंस, और समाज आपको स्वीकार करें। अगर ये चीज आपको मिल रही है, यदि आप ये सब कुछ देख रखा है या आप इनसे आपको ये सब चीजें आराम से मिल जाती है, इसका मतलब आपका सोशल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से या आप ये सब कुछ कर रहे होते हो तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है हमारा नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट, सही गलत का निर्णय, चरित्र का विकास आपका मोरल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, ये आपका मोरल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है कि आप सही और गलत के बारे में निर्णय ले सको। ठीक, फिर आते हैं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल के कुछ सिद्धांत हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि विकास जो है वो, डेवलपमेंट जो है वो आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। फिर सेकंड पे आता है दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ये होगा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डेवलपमेंट नहीं होगा,
प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ से सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन से। ठीक, दिशा का सिद्धांत ये बोलता है कि विकास जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल में होता है, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं होता, ये मल्टी डायरेक्शनल में होता है, अलग अलग दिशाओं में होता है। लेकिन फिर भी इसकी दो दिशाओं के बारे में बात की गई है, एक मस्तकाधोमुखी यानी कि सेफेलोकोडल, दूसरा प्रोक्सिमो डिस्टल, जिसे समीप दूरस्थ भी बोल देते हैं और केंद्र से परिधि भी बोल देते हैं। इसको समीप दूरस्थ भी बोल दिया जाता है और केंद्र से परिधि भी बोल दिया जाता है। मस्तकाधोमुखी बोलता है कि सिर से पैर की तरफ और विकास होता है, जैसे कि यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, सिर से पैर की तरफ बालक का विकास हो रहा है। केंद्र से परिधि वाला बोलता है कि पहले सेंट्रल डेवलप होता है और उसके बाद बाहर की जो चीजें हैं वह डेवलप होती हैं। पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद फिर जो हाथ वगैरह हैं इनका सही तरीके से विकास होगा। तो ये समीप दूरस्थ बोलता है कि रीढ़ की हड्डी से अन्य अंगों का विकास होता है। ठीक, तो दोनों डायरेक्शन को याद रखना, सेफेलोकोडल को भी एंड प्रोक्सिमो डिस्टल को भी। इनके नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। फिर हम बात करें थर्ड होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न्स। जो विकास के पैटर्न से वे हर एक व्यक्ति में सेम होते हैं, यानी कि व्यक्ति में विकास का जो क्रम है वो क्रम हमेशा सेम रहेगा। सब जो डेवलपमेंट की जो सीढ़ी है सब एक ही तरह से उसे चढ़ रहे होते हैं। जैसे पहले बैठना सीखेंगे, फिर थोड़ा चलना सीखेंगे, दौड़ना सीखेंगे, कूदना सीखेंगे, फिर अपने पैरों का यूज करके फुटबॉल खेलना या फिर बहुत सारी एक्टिविटी करना सीख जाएंगे। तो सभी इसी क्रम में सीखते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, पहले व्यक्ति अपने अंगों से कुछ सामान्य क्रियाएं कर पाता है, जैसे कि हाथों का उपयोग सिर्फ चीजों को पकड़ने के लिए करता है, फिर उसका विशिष्ट तरीके से उपयोग करने लगता है, जैसे बोलते टाइम अपने हाथों का यूज करना, फिंगर्स का पेन पकड़ने के लिए यूज करना, यदि बोतल पकड़ना है तो हाथ का अलग तरीके से यूज करेगा, बुक पकड़ना है तो अलग तरीके से यूज करेगा। तो इस तरह से सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। पहले अंगों का सामान्य उपयोग करना सीखता है, फिर हर एक अंग का विशिष्ट रूप से उपयोग करना व्यक्ति सीख जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट, ये बोलता है कि विकास जो है हर एक बच्चे में अलग अलग तरीके से होता है या अलग अलग दर से होता है, हम ये कह सकते हैं। सभी में एक जैसा विकास नहीं होता, कोई जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई थोड़ा लेट होता है, कोई 10 महीने में चलना सीखता है, कोई 12 में सीखता है तो कोई 14 में सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि विकास जो है बस सब कुछ पूरा विकास एक साथ हो रहा होता है, यानी आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल चारों प्रकार का जो विकास है वह साथ साथ चल रहा होता है। और साथ ही साथ उस टाइम पे आप भाषा भी सीख रहे होते हो और आप मोरलिटी यानी नैतिकता भी सीख रहे होते हो। तो इन सब के एकीकरण से ही विकास होता है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम पर मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता हो, या फिर जब मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे सोशल डेवलपमेंट रुक जाता हो। ऐसा नहीं होता है, सब साथ में ही चल रहा होता है। फिर आता है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, विकास के जितने भी डोमेन्स हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप यदि फिजिकल रूप से अच्छे विकसित होते हो तो काफी चांसेस है कि आप सोशली रूप से भी अच्छी तरह से डेवलप हो जाओगे। वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट ये कहता है कि जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो जैसे जब बच्चा इन्फेंसी में होता है तो उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होगा, फिर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास थोड़ा सा स्लो हो जाता है, किशोर अवस्था में फिर उसका शारीरिक विकास तेजी से होता है। ठीक है, तो ये अवस्था बाल्यावस्था होगी जब उसका विकास हल्का सा मुड़ा। तो इसी हम बोलेंगे कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन ना होकर वह थोड़ा सा स्पाइरल फॉर्म में होता है। ठीक, कभी तेज हो जाएगा, कभी रुक जाएगा, फिर तेज हो जाएगा, इस तरह से। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत ये बोलता है कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का इक्वल तो नहीं कह सकते, हम ये कहते हैं कि दोनों का ही मेन रोल होता है। ठीक है, हम एक को कम या एक को ज्यादा नहीं कह सकते। विकास के किसी एस्पेक्ट में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो किसी में एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अधिगम एवं परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरिटी, कि जब आप सीख रहे होते हो तो आपका विकास हो रहा होता है, जब आप मैच्योर हो रहे होते हो तो वह भी तब भी आपका विकास हो रहा होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जब हमारे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो वह बेहतर किससे होगा, मैच्योरिटी से। लेकिन जब हम हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो वह लर्निंग से बेहतर होगा। ठीक है, तो लर्निंग एंड मैच्योरिटी भी आपके विकास में योगदान देती हैं।
विकास की दर का सिद्धांत यही बोलता है कि जो डेवलपमेंट की रेट है वह हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरह से होती है। कोई मेंटली बहुत जल्दी डेवलप होता है, कोई फिजिकली बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। तो ये विकास के कुछ सिद्धांत थे, 11 सिद्धांत थे। फिर आते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मेन एस्पेक्ट है जो विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। और वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों ही विकास को प्रभावित करेंगे। वंशानुक्रम या अनुवांशिक कारक की हम बात कर लें, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी जगह है जहां पर आपकी हेरिडिटी मेन इफेक्ट डालेगी। शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल स्ट्रक्चर, काफी डिपेंड करता है कि हम हेरिडिटी या फिर हमें अनुवांशिक गुण किस तरह के मिले हुए हैं। हमारे पेरेंट्स का जिस तरह का बॉडी शेप होगा, हमारा बॉडी शेप भी उसी तरह का रहने वाला है। लिंग असमानता, सेक्स डिफरेंस, वो है या गर्ल है, इस पर भी विकास जो है वह इससे ही विकास प्रभावित होता है। गर्ल्स जो होती है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है बॉयज के कंपैरिजन में। संवेग, अगर हम इमोशंस की बात करें तो जो हमारे संवेग है वह भी विकास को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। आते हम जाति यानी कि रेस की तरफ। हम किस जाति में रहते हैं या फिर किस जाति से संबंधित हैं वह भी हमारे विकास को प्रभावित करेगा। आंतरिक संरचना की बात करें तो हमारी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है, उससे भी हमारा विकास प्रभावित होगा। हमारी आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है बॉडी का, ये किस पर डिपेंड करेगा, हमारे अनुवांशिकी कारक पर डिपेंड करेगा। हमारी जाति कौन सी है, यानी कि हम जाति का मतलब ये है कि इंडियन अलग तरीके के होते हैं, चाइनीज जो होते हैं वो एक अलग जाति हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो वे अलग तरह की जाति हो गई। तो ये अनुवांशिकी ही है जो डिसाइड करते हैं कि आप किस जाति के व्यक्ति बनोगे। आपका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपकी अनुवांशिकता निर्भर करेगी। इमोशन जो होते हैं वे भी अनुवांशिकी कारक ही होते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कितने इमोशनल हैं, उनके अंदर इमोशन डेवलपमेंट किस तरह का हुआ है, काफी हद तक उस तरह का ही डेवलपमेंट हमें हमारे अंदर देखना पड़ेगा, देखने को लिए मिलेगा। अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव निकलेंगे, ठीक है। तो ये 5 मेन कारक हैं जो कि अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होते हैं। फिर हम बात कर लें पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारी बेसिक नीड्स आ जाती हैं, जैसे हवा, पानी, खाना पीना, ये सारे पर्यावरणीय कारक में आ जाएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश पर्यावरणीय कारक है। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि भी किस में आती है, एनवायरमेंट के अंदर ही आती है। किसी तरह की बीमारी या फिर कुछ इंजरी अगर हमें हो जाती है तो वह भी पर्यावरण के द्वारा ही होगी। अगर जन्म जाती है तो हम कह सकते हैं कि अनुवांशिकता का इसमें कुछ रोल हो सकता है, बट इसमें ज़्यादातर एनवायरमेंट का ही रोल होता है, क्योंकि पर्यावरण से ही हमें कोई सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, इसी वजह से वो बीमारी हमें हो रही होती है। विद्यालय एवं शिक्षा, ये भी आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है, पर्यावरणीय कारक के अंदर आएगा। तो इन्हें आप नोट कर लेना कि कौन कौन से एनवायरमेंट के अंदर आएंगे और कौन से आपके हेरिडिटी के अंदर आएंगे। फिर हम बात करें हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम में क्या क्या चीज समाहित है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो गर्भधान से जन्म के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। यानी कि जब गर्भधान होता है, जैसे हम बोलते हैं कंसेप्शन पीरियड से लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता उसके बीच में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पर्सन के अंदर होती हैं वे सारी बच्चे में आ जाती हैं, ठीक। तो ये आपका हेरिडिटी कहता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर ली है डेवलपमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट की तरफ, जो कि होता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, किस किस तरह से ये स्टेजेस चल रही होती हैं, किस स्टेज की यानी किस चरण की क्या विशेषता है, वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। विकास की मुख्यतः 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। जन्म से पूर्व अवस्था, गर्भधान से जन्म तक, जिसे प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। शेष अवस्था जन्म से 2 वर्ष, इन्फेंसी। पूर्व वाली अवस्था 2 से 6 वर्ष, प्री चाइल्डहुड, और 6 से 12 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड। 12 से 18 वर्ष तक एडोलेसेंस। तो इन्हीं अवस्थाओं की हम बात करते हैं जब हम बाल विकास की बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर अवस्थाएं तो बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी जन्म से पूर्व अवस्था यानी कि प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल स्टेज।
जन्म से पूर्व अवस्था में 3 अवस्था होती है। जन्म पूर्व की अवस्था, जब बच्चे का जन्म नहीं होता, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है उस टाइम पर सबसे पहली अवस्था होती है डिंबावस्था, जिसे बोलते हैं जर्मिनल पीरियड या जर्मिनल स्टेज। ये होती है 0 से 2 सप्ताह तक। फिर आती है पिंडावस्था, एम्ब्रायोनिक स्टेज 2 से 8 सप्ताह तक। फिर आती है भ्रूणावस्था 8 सप्ताह से जन्म तक, जिसे हम बोलते हैं फेटल पीरियड। ठीक है, तो 2 सप्ताह के बाद शायद गर्भपात कानूनन जुर्म माना जाता है, इसी वजह से कि उस समय बच्चे का हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, वह विकसित हो जाता है। तो फिर ये ऐसा माना जाता है कि उस समय के बाद गर्भपात कराना मतलब कि आप किसी बच्चे की जान ले रहे हो। तो अब वो जो भी है, अब वो पूछा नहीं जाएगा हमारे एग्जाम में, बस ये पूछा जाएगा। अगर यहाँ से पूछा भी तो जर्मिनल, एम्ब्रॉयक एंड फेटल पीरियड से पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फिर आती है हमारी शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। इन्फेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, एक तो ये हमें पता है ये 0 से 2 वर्ष तक 0 से 2 वर्ष तक होती है। बच्चे का वजन लगभग 7 पाउंड होता है, लंबाई लगभग 11 इंच तक हो जाती है। भावी जीवन की आधारशिला है। अगर इस एज में बच्चे को पोषण अच्छे से दिया जाए तो वह आगे चल के भी अच्छी तरीके से विकसित होगा। सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था भी यही है। इसे नाजुक उम्र बोलते हैं, क्रिटिकल एज है, क्योंकि बच्चे का शरीर बहुत नाजुक होता है, उसे बहुत संभाल के रखना होता है। ये खतरनाक उम्र भी है, डेंजरस एज भी है। सबसे ज़्यादा बच्चे को खतरा इसी उम्र में होता है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता कि कौन चीज़ कैसी है। उसे ये भी नहीं पता होता कि आग से मैं जल जाऊंगा। जैसे कई एक कहानी वगैरह भी सुनी होगी कि एक बच्चा होता है, बार बार किसी मोमबत्ती की तरफ या लालटेन की तरफ जा रहा होता है। उसकी माँ बार बार रोकती है, लेकिन वो हर बार जाता है। तो एक बार उसकी माँ उसे जाने देती है। जैसे ही वो उस मोमबत्ती में या लालटेन में हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है। तो उसे पता चल जाता है कि ये आग है और इससे मैं जल सकता हूँ। फिर वह कभी नहीं जाता उसके पास। तो ये अवस्था ही ऐसी है, बच्चा हर चीज़ से अनजान होता है, तो इसे खतरनाक उम्र हर लोग ने बोला है। इन्फेंसी की मुख्य विशेषताएं, सबसे पहले आएगा यहाँ पे मूलभूत क्रियाएं, यानी कि फंडामेंटल एक्टिविटीज बच्चा कर रहा होता है, जैसे सांस लेना, निगलना, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग। कुल मिलाकर इन चीज़ों को वो सीख रहा होता है कि चीज़ों को निगलते कैसे हैं, एक्सक्रेशंस कैसे करते हैं। पेशी प्रवृत्ति, मस्कुलर रिफ्लेक्शंस जो हैं वो इसी एज में स्टार्ट होते हैं, जैसे कि खांसना, पलक झपकना, तेज रोशनी आ जाए तो पलकों को झपक लेना। जन्म के कुछ घंटों के बाद ही बच्चा माँ की आवाज़ पहचानने लगता है। सभी इंद्रियों में दृश्य संवेदना का विकास सबसे बाद में होता है, यानी कि जो विजुअल डेवलपमेंट है वो सबसे देर में होगा। उसकी जो एयर का डेवलपमेंट है वो बहुत पहले हो जाता है। आवाज़ के प्रति उसकी संवेदना जल्दी विकसित होती है, आंखों के प्रति थोड़ा देर में होती है। 3 माह तक वह पूर्ण रंग दृष्टि प्राप्त कर लेता है, यानी कि जितने भी कलर हैं वह सारे कलर देखना शुरू कर देता है। पहले उसे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखते हैं और ज़्यादा दूर तक भी नहीं दिख पाता। उसे अपनी आंखों से सिर्फ कुछ ही दूरी तक की चीज़ें दिख पाती हैं। 1 वर्ष तक दृश्य संवेदना पूर्ण रूप से विकसित कर लेता है, कंप्लीटली कलर विजन आ जाता है 1 वर्ष तक। देखभालकर्ता के साथ भावात्मक संबंध इसी अवस्था में बच्चे का विकसित हो जाता है। जो देखभाल करता है, चाहे वह माँ हो या फिर कोई भी हो, उसके साथ वह इमोशनली अटैच हो जाता है शेषवावस्था में। फिर शेषवावस्था में कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जैसे आपको यहाँ पर ये बच्चा दिख रहा होगा। ये जो अवस्था है इसे हम रूटिंग बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में आज तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन सीटेट का सिलेबस थोड़ा सा घूमा है तो मैंने इसे भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। 3 से 6 माह में ये विलुप्त हो जाती है। इससे पहले होता है, यदि आप उसके गाल को छुओगे तो गाल छूने पर वह मुंह को खोलेगा और इस तरह से घुमाता है। फिर आता है आपका मोरो, सेकेंड स्टेज। तीव्र शोर होने पर कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है। 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाता है। यहाँ पर ये चल नहीं रहा एनिमेशन, वैसे से चलना चाहिए था। आप ऐसा करना, मोरो रिफ्लेक्स एक्शन डालना गूगल पर, तो वहाँ पर आपको ये वीडियो में दिख जाएगा। फिर एक होता है आपका ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग ये होता है कि इस एज में आप बच्चे की मुट्ठी में कुछ भी रख दो तो वह उसे पकड़ लेता है। हथेली पर आप पेन रख दो या फिर अपना हाथ रख दो तो वह बच्चा उसे वहीं के वहीं पकड़ लेगा। तो ये ग्रास्पिंग होता है। वेवेंस की होता है 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाता है। वेवेंस की स्टेज ये होता है कि अगर आप बच्चे के पैर के तलवे पर किसी भी नुकीली चीज़ से टच करोगे तो पहले तो वह उंगलियों को पीछे की तरफ फैला लेगा पूरी, और फिर उन्हें आगे की तरफ ले आएगा। ठीक है, याद रखना, पहले पीछे की तरफ फैला लेता है फिर उन्हें आगे की तरफ ले आता है। तो ये वेवेंस की होता है, जो कि 8 से 12 माह तक विलुप्त हो जाता है।
आगे ये है शायद मोरो, ये मोरोन है शायद, चलो देख लेना। सेकंड है पूर्व बाल्य अवस्था। शेष अवस्था के बाद पूर्व बाल्य अवस्था आती है जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है, लेटर चाइल्डहुड। इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? बालक के निर्माण काल की अवस्था होती है, जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक मतलब हर चीज को खुद से रिलेटेड करके देखेगा। उसे हमेशा ये लगता है कि जिस चीज से मुझे खुशी मिलती है हर एक व्यक्ति को उसी चीज से खुशी मिलती है। मुझे अगर ये चॉकलेट पसंद है तो मेरे घर में सबको ये चॉकलेट पसंद होना चाहिए। मुझे अगर खिलौनों से खेलना पसंद है तो हर एक व्यक्ति को खिलौने से खेलना पसंद होना चाहिए। इरेशनल थिंकिंग होती है, अतार्किक चिंतन होता है, जैसे हम चलते हैं तो चांद भी चल रहा होता है, या फिर हम बादल से बात कर सकते हैं, सूरज मामा, चंदा मामा जैसी जो कहानियां होती हैं वह उन पर ये विश्वास कर रहे होते हैं। टॉय एज होती है, ये खिलौनों की उम्र होती है। इस पर बहुत बवाल होता है कि टॉय एज कौन सी है। ज़्यादातर कहीं इसको शेष अवस्था माना जाता है 0 से 2 वर्ष वाली, कहीं इसको बाल्यावस्था माना जाता है, लेकिन बाल्यावस्था ही इसका 100% सही आंसर है, क्योंकि शेष अवस्था में बच्चों को पता नहीं होता क्या खिलौना है क्या खिलौना नहीं है। उसके सामने आप बोतल पटक दोगे वो उससे भी खेलने लगेगा, पेन पटक दोगे पेन से भी खेलने लगेगा, जो चीज़ उसके हाथ में आई वही उसके लिए खिलौना है, तो उसे हम टॉय एज नहीं कह सकते। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा खिलौनों के बीच अंतर समझने लगता है कि कौन सा खिलौना है और कौन सा घर का सामान है। तो जो टॉय एज है वह आपकी पूर्व बाल्यावस्था ही होगी। भाषा का त्वरित विकास होता है, मोस्ट रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, और इसीलिए जो पूर्व बाल्यावस्था है ये भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनात्मक अवस्था है। ठीक है, भाषा का विकास अगर सही तरीके से इस अवस्था में ना हो तो बाद में समस्याएं हो जाती हैं। तो भाषा का विकास बहुत त्वरित तरीके से इस अवस्था में हो रहा होता है। तो मुख्य विशेषता हो गई पूर्व बाल्यावस्था की। फिर आते हैं उत्तर बाल्यावस्था जो कि होती है 6 से 12 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को ही प्री स्कूल एज बोला जाता है, इसे गैंग एज भी बोला जाता है, सूडो मेच्योरिटी इस एज में आ जाती है, प्ले एज भी यही है, यूनिक एज है, सेक्स डिफरेंस बच्चा सीख जाता है, बॉय गर्ल्स में डिफरेंस करने लगता है, व्हाट वाई एंड हाउ जैसे प्रश्न पूछता है, और सामाजिकरण भी इस अवस्था में बहुत सही तरीके से होता है। गैंग एज पर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि गैंग एज उत्तर वाली अवस्था है या फिर किशोर अवस्था है। तो गैंग एज उत्तर वाली अवस्था होता है, और साथी समूह का सक्रिय सदस्य, बच्चा साथी समूह का जो सक्रिय सदस्य है, सक्रिय सदस्य बन जाता है किशोर अवस्था में। उत्तर वाली अवस्था में होता यह है कि ग्रुप में बच्चा खेल रहा है और किसी से उसकी लड़ाई हो गई तो लड़कर उससे दुश्मनी लेकर वापस आ जाएगा और दूसरे दिन फिर उसके साथ ही खेलने लगेगा। ठीक, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसा नहीं होता। किशोर अवस्था में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ी जाती है। ठीक है, सूडो मेच्योरिटी मतलब यह है कि बच्चे को लगता है कि वह पूरी तरह से मेच्योर हो गया है, वह सब कुछ कर सकता है, अकेला कहीं भी जा सकता है, घूम फिर सकता है, अपने आप को मेच्योर समझने लगता है, जबकि वह होता नहीं है। ठीक, यूनिक एज है ही, और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बाहर निकलने लगता है, दोस्त बनाना शुरू कर देता है, तो सोशलाइजेशन तो यहाँ पर होता ही है। फिर आते हैं किशोर अवस्था की तरफ, 12 से 18 वर्ष की एडोलेसेंस। बाल्यावस्था और युवस्था के बीच सेतु का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा। इसे दहली भी बोल दिया जाता है कि किशोर अवस्था जो होती है वह वयस्क अवस्था की दहली है या दहलीज है। इसे गोल्डन एज बोला गया है, स्प्रिंग सीजन बोला गया किशोर अवस्था को। एज ऑफ हीरो वर्शिप, नायक पूजा। नायक पूजा की उम्र कहीं कहीं आपको 6 से 12 वर्ष देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन इसका राइट आंसर यही रहेगा किशोर अवस्था। हीरो वर्शिप जो होती है वो किशोर अवस्था में आती है। एक को व्यक्ति आइडल मान लेता है, जैसे अभी की हम बात करें तो किसी का कोई विराट कोहली को आइडल बना चुका है, कोई MS धोनी को मान चुका है, कोई अलग अलग बॉलीवुड एक्टर्स को मान चुका है। यौन परिपक्वता आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, जितनी भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वे किशोर अवस्था में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। तनाव एवं तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल ने बोला है। एज ऑफ स्टैंड एंड स्टॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में आ चुका है। पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस इस एज में आ जाते हैं। बच्चा भ्रमित हो जाता है कि अब उसे अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना है। बॉयज में जो किशोर अवस्था शुरू होती है 12 से 13 वर्ष में शुरू होती है और गर्ल्स में 10 से 11 वर्ष में ही शुरू हो जाती है। ये किशोर अवस्था हुई। ठीक, इसमें एक मेन पॉइंट आता है इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस वाला लॉजिक ये है कि इस एज का बच्चा जब बाहर निकलता है
तो उसे हमेशा यही लगता है कि हर एक व्यक्ति मुझे देख रहा है, हर एक व्यक्ति मुझे नोटिस कर रहा है कि मेरी ड्रेस कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, मैं चल कैसे रहा हूँ, मैंने शूज़ किस तरह के पहन रखे हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बच्चे को लगता है कि हर कोई व्यक्ति मुझे नोटिस कर रहा है। तो इसे हम इमेजिनरी ऑडियंस बोलते हैं। बुद्धि का सर्वाधिक विकास हो जाता है, जो आपका इंटेलिजेंस है, जो आपकी बुद्धि है वह चरम सीमा पर होती है, उसका विकास चरम सीमा पर रहेगा। स्थिरता एवं समायोजन का अभाव है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी डगमगा जाती है क्योंकि इस एज में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। अपराध की ओर उन्मुख होने की आयु भी यही है। ज़्यादातर बच्चे जो स्मोकिंग में हैं या ड्रिंक में हैं या किसी भी तरह के ड्रग्स लेना शुरू करते हैं तो इस एज में ही शुरू करते हैं। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होता है, अट्रैक्शन टूवर्ड अपोजिट सेक्स, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वह भी डेवलप हो रही होती हैं। तो काफ़ी इस एज में विपरीत अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है। अगर अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो ये नॉर्मल है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये एबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ ही है। अत्यधिक अमूर्त एवं तर्कपूर्ण, जो उसका चिंतन है वो लॉजिकल हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर लॉजिक लगाने की जो क्षमता है वह और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था की। ठीक, तो ये हमने जो भी डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो विकास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहीं से क्वेश्चन बनकर आएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक, पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर शेयर हो जाएगा। अगर इसमें आपको कहीं डाउट रहता है तो एज और गैंग एज दोनों को ही मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है, अब इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।